हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे आपके साथ यहीं आरटी अकेडमी पर। क्लास 12 रे ऑप्टिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं, वेव और मॉडर्न बाकी है। कोर्स अपना खत्म हो जाएगा, फिर करेंगे मॉक पेपर और रिवीजन। मिरर फार्मूला आज का कॉन्सेप्ट है और देखें मिरर फार्मूला क्या है। साइन कन्वेंशन ध्यान में रखने होंगे, तो साइन कन्वेंशन के साथ ही मिरर फार्मूला बनेगा। तो साइन कन्वेंशंस देखें बेटा, सबसे पहले आप लोग ये बना लीजिए, ये पोल है बेटा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए कि यहां से लाइट आ रही है, पोल को आपको मानना है ओरिजिन और आप मानकर चलिए कि जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव। ये दिमाग में रखना है, जहां जा रही है लाइट वहां है डायरेक्शन पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन जो याद रखना है वो ये है कि जहां जाएंगी रियल रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। पोल हमारा ओरिजिन पर है। मिरर फॉर्मूला आप सबको पता होगा कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हम 9th और 10th क्लासेस में पढ़कर आए हैं। ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन करते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए इसी साइन कन्वेंशन के साथ हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बेटा बना लेते हैं आपके लिए। ये मिरर है, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना मेरी बात। अब मान लो कि हमने जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है, तो लॉजिकली यहां से कोई ना कोई रे तो आएगी, और जो आएगी वो कैसी होगी, कैसे इंसिडेंट करा लो। दिमाग में इस बात को बेटा जरूर रखना कि जो भी रेज हम इंसिडेंट करा रहे हैं वो पोल से बहुत दूर बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोल से बहुत दूर है, वो पोल के बहुत पास हैं, एंगल्स बहुत छोटे हैं, रेज आर करेक्ट ओनली। हम उसे दूर बना रहे हैं ताकि आसानी से आपको दिखाई दे। यहां से आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब रेडियस बनाना, यानी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए। तो ये जो चीज है ये बनेगा हमारा नॉर्मल। इमेज फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद ये डायग्राम्स बनाएंगे, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो I इक्वल टू R को फॉलो करता हुआ रिफ्लेक्ट होके कहीं से निकल जाएगा। और जब ये रिफ्लेक्शन हो गया, आपने यहाँ पे ऐसे एरो बनाया और जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वहां पर बेटा इमेज बन जाएगी। बहुत ही सुंदर। आप चुपचाप से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। परपेंडिकुलर ऐसे कहिए, जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था इसे M नाम दीजिए, जहां पर परपेंडिकुलर फॉल हुआ उसे N नाम दीजिए। आप कुछ चीजें अच्छी तरह जानते हैं कि पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ, पोल से इमेज तक की दूरी V, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी R और पोल से ही ऑब्जेक्ट तक की दूरी को U बोला जा रहा है। सारी चीजें लेफ्ट में मिल रही है। अब यहाँ पर कुछ एंगल्स वगैरह मैं आपको डिफाइन करके देता हूँ, वो आपको बहुत गौर से देखना है। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, और देखो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और तुम जानते हो कि I की वैल्यू तो पक्का R के बराबर है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो होल्ड कर ही रहा है। इस एंगल को बेटा आप अल्फा बोल दें, इस एंगल को आप बीटा बोल दें, इस एंगल को आप गामा बोल दें, और ध्यान रखें कि अल्फा बीटा गामा जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नापे गए। अब आप कुछ ट्रायंगल्स लेने की कोशिश करें और देखें, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएं। यूज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की बातें करें तो गौर से समझे क्या सीन है।
एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से अगर हम देखें तो बीटा एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा और आई इंटीरियर एंगल। तो हम कहेंगे कि बीटा इक्वल टू आई प्लस अल्फा। यहाँ से आई की जो वैल्यू है वो आएगी बीटा माइनस अल्फा। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी बेटा, गौर से देख लो। छोटा ट्रायंगल OCM में देखो अल्फा और आई इंटीरियर एंगल्स। यही चीज बेटा अगर इस ट्रायंगल में देखें छोटे वाले में, तो बीटा और आर ये दोनों इंटीरियर एंगल है, उनका एक्सटीरियर गामा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर। और आर का क्या मतलब होगा, गौर से देखो, आर का मतलब होगा गामा माइनस बीटा। ये दो इक्वेशंस हो गए। और आपको पता है फ्रॉम 1 and 2 I इक्वल टू आर होता ही है, हमें पता है। तो 1 and 2 से क्या पता चलेगा कि जो बीटा माइनस अल्फा है वो गामा माइनस बीटा के बिल्कुल बराबर होगा। आप इसे उधर ले जाएं तो बन जाएगा बेटा आपका 2 बीटा, यहां बनेगा अल्फा प्लस गामा। ये चीज अब यहां पर आप कुछ अप्रोक्सीमेशंस यूज करिए जो हम ऑप्टिक्स में यूज किया कर सकते हैं, करते ही लॉजिकल है। लेंसेस के लिए हम ये सब यूज करेंगे, मिरर के लिए यूज करेंगे, और ये मान के चलेंगे, बात मन में रखेंगे कि हमने भले ही इसे दूर दिखाया है बट ये पॉइंट M लाइज वेरी क्लोजर टू P। तो हम कहेंगे M लाइज वेरी क्लोजर टू P, यानी कि रेज जो हैं आर पेरेक्सियल। और पेरेक्सियल मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पेरेक्सियल का क्या मतलब है। पेरेक्सियल का मतलब है कि सारी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब है, तो M पॉइंट बहुत पास है। और अगर M को बहुत नीचे ले आओगे तो सारे अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हो जाएंगे। तो हम कहेंगे एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स बहुत छोटे हैं। और आपको एंगल्स में याद होना चाहिए कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, 1 2 3 डिग्रीज के आसपास का एंगल है, if theta is small then theta equal to tan theta लिखा जा सकता है। तो जहां जहां अल्फा है वहां वहां tan अल्फा, जहां जहां बीटा है वहां वहां tan बीटा, जहां जहां गामा है वहां वहां tan गामा। तो हम लिखते हैं अपनी उसी इक्वेशन को जो ये है, इसे लिख देते हैं बेटा 2 tan बीटा इक्वल टू, अल्फा है तो उसे लिखेंगे बेटा tan अल्फा, गामा है तो उसे लिखेंगे बेटा tan गामा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्फा बीटा गामा को बेटा वहां से गौर से देखना पड़ेगा। अल्फा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो tan अल्फा का फॉर्मूला लगाएं, तो हम लिखेंगे mn अपॉन no। tan अल्फा की जगह देखो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर mn अपॉन no प्लस tan गामा, देखो गामा में हम लिखेंगे mn अपॉन ni। तो हम लिख रहे हैं mn अपॉन ni। और tan बीटा को देखो तो बीटा में लिखेंगे mn अपॉन nc। tan बीटा में देखिए आप ट्रायंगल, हम लिख रहे हैं mn अपॉन nc, और 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में mn कट जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 अपॉन nc इक्वल टू 1 अपॉन no प्लस 1 अपॉन ni। एक छोटा सा क्लॉज और लगाएंगे और कहेंगे कि अगर एंगल्स 1 2 3 डिग्री के छोटे छोटे हैं, यानी सारे एंगल्स छोटे हैं, m बहुत करीब आ गया है P के, तो जब यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो n भी तो बहुत क्लोज हो जाएगा P के। तो हम लिखेंगे when m is very closer then n is also very close to P। जब भी कभी m P के बहुत पास होगा तो n भी P के बहुत पास होगा, और सिंपल लॉजिक है कि n P के बहुत पास होगा। इसका मतलब दूरियों को चाहो तो तुम n से नापो और चाहो तो P से नापो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो n P की दूरी है ये हम इग्नोरेबल मान रहे हैं पेरेक्सियल रेस के लिए। तो रेस आर पेरेक्सियल वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फिर ऐसा क्या हुआ, जहां जहां लिखा है n वहां वहां लिख सकते हैं P। तो यहाँ लिखा गया PO, यहाँ लिखा गया PI, काम खत्म, पैसा आ जाए। अब PC को देखे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से P से C की दूरी को तुम देखोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है, PC की वैल्यू R है, PO की वैल्यू देखोगे तो U है, और PI की वैल्यू देखोगे तो वो V है। क्लियर है मेरी बात, जवाब है हाँ। तो यहाँ पे यहाँ आ गया बेटा हमारे पास R, यहाँ आ गया U, यहाँ आ गया बेटा V। अब इसे क्या करें,
1 अपॉन r बाई 2 अपॉन में ले गए उस, यहाँ लिखा गया 1 बाय v प्लस 1 बाय u। ये r बाई 2 क्या बन गया बेटा, वो तो f, हमें पता है कि r बाई 2 f होता है, तो 1 बाय v प्लस 1 बाय u। अभी कुछ बच्चे सोचेंगे कि फॉर्मूला डिराइव हो गया, अभी डिराइव नहीं हुआ। हमने ये जितनी भी चीजें ली हैं सब कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि जो हमारा पोल है वो ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव और बच्चा लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शंस हुआ करती हैं। तो आप देखेंगे कि फोकल लेंथ भी नेगेटिव मिल रही है, v भी नेगेटिव मिल रहा है, r भी नेगेटिव मिल रहा है और u भी नेगेटिव मिल रहा है। तो जो फॉर्मूला डिराइव होके आया, जब तक इसमें हम फॉर्मूला ना रखें, साइन ना रखें, तब तक ये फॉर्मूला काम का नहीं है। तीनों ही जगह नेगेटिव वैल्यूज आ गई, और जैसे ही तीनों जगह नेगेटिव वैल्यूज आई तो हमने तीनों को निपटा दिया। और जब ये खत्म हो गए तो फाइनल फॉर्मूला फिर वही बन गया 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f। और अब जो भी कुछ केस आए उसमें साइन अकॉर्डिंगली चेंज कर करके सिर्फ इसी फॉर्मूले से काम चलाया जा सकता है। सिचुएशन बदलेंगी, बदलती रहे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये काम तो कर ही सकते। आई होप बिल्कुल लॉजिकली क्लियर होगा। तो अच्छी तरह देख लीजिए इस डेरिवेशन को, बहुत छोटी सस्ती डेरिवेशन है, डायग्राम साफ बनाइए, डेरिवेशन जैसे मैंने लिखी वैसे लिख दीजिए। स्टेटमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है बोर्ड में, काम करिए हो जाएगा। अगला केस है कॉन्वेक्स के लिए, बेटा यही काम हम करना चाहते हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बातें कर लेते हैं। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस तो बच्चा ये पोल तो कहीं ना कहीं ये फोकस, कहीं ना कहीं फोकस, तो फिर इसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। अब देखो बेटा, कहीं तो तुम्हें ऑब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा, तो तुमने बेटा कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रहा। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले खेल रहे हैं, ध्यान रखना। यहां से हमने एक रे डाली, फिर वही बात, जो इंसिडेंस की रे है वो m पॉइंट पर भले ही पड़ रही है, पर विशेष ध्यान रखना है कि रेज हम दूर दिखा रहे हैं पर वो लाई बहुत क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस कर रही हैं। रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, हेंस दे आर कॉल्ड एज पेरिक्सियल रेज। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक रे निकालेंगे जो कि इस m पॉइंट से पास होगी, क्योंकि सेंटर से नहीं निकल रही है तो रेडियस के अलोंग होगी, और रेडियस के अलोंग जो रे आएगी उसे हम बेटा नॉर्मल रे बोलेंगे। अब नॉर्मल रे है तो लॉजिकली ठीक, अच्छी बात है। इस रे को तो रिफ्लेक्ट होना है, तो I इक्वल टू R के फॉर्मूला से ये रिफ्लेक्ट होती जाएगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो बेटा आगे भी चली जाएगी, ये चली गई रे और ऐसे चली गई। अब इसे करना है बैक प्रोड्यूस, तो जब आप इसे करेंगे बेटा बैक प्रोड्यूस, तो इमेज जो है वो यहाँ कहीं बन जाएगी इस तरह से, ये रही इमेज। और जहां इस बैक प्रोड्यूस्ड रे ने हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, वहां पे इमेज बन गई। पोल बेटा हमारा ओरिजिन है, पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है ये v कहला रही, पोल से फोकस तक की दूरी जो है वो f कहला रही, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी है ये r कहला रही है। अरे इस बार तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में मिल रहा है, हमेशा लेफ्ट में ही मिलेगा, ना मिले तो रिफ्लेक्टिंग साइड में बेसिकली मिलेगा। साइन कन्वेंशंस को देखें गौर से, जो ओरिजिनल रेज हैं, असली वाली रेज वो राइट में जा रही, तो राइट की डायरेक्शंस पॉजिटिव हैं, और तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस जो है वो नेगेटिव है, ऐसा दिमाग में रखें। कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए कुछ नया रखें, जहां जा रही है रियल रेज वो पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। अब इसमें अल्फा बीटा गामा ये आपको एंगल्स डालने हैं। तो फिलहाल तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बन के आ रहा है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे का है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ एंगल्स हमें बनाने हैं, ये अल्फा, छोटे से एंगल का बेटा ये बीटा, और यहाँ का ये गामा। अल्फा बीटा गामा का कोई सीक्वेंस नहीं, आप जिसे अल्फा जिसे बीटा जिसे गामा मान ले, कोई बुराई नहीं। आपने अल्फा बीटा गामा बेटा डिफाइन कर दिया। अब क्या करें, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लें कि बेटा I की वैल्यू पक्का पक्का R के बराबर होती है। उसके बाद आप यूज करें एक्सटीरियर एंगल्स। इस ट्रायंगल में किस पूरे डायग्राम में कहां एक्सटीरियर एंगल्स हैं, कहां ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स। आओ देखो, तुम एक छोटी सी चीज देखना बेटा,
गौर से, ये बड़ा ट्रायंगल देखना OMC, ये बड़ा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगर तुम गौर से देखो तो अल्फा और गामा इंटीरियर एंगल है और इस रे को बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल आई मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है आई, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस गामा के बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए। दूसरा ट्रायंगल आप लोग कभी विचार करें कौन सा बनने वाला है, क्या बनने वाला है, कैसे लिखोगे। एक्सटीरियर एंगल विचार करो, देखो कोई दिख रहा है ट्रायंगल, कोई दिख रहा है क्या? देखना चाहिए, नहीं दिख रहा तो हम दिखाते हैं। ये एंगल आर है बेटा, ये एंगल आर का वर्टिकल ऑपोजिट देखोगे तो यहां भी मिलेगा आर। क्लियर है मेरी बात? अब जब तुम ये छोटा ट्रायंगल देखोगे ICM, ये छोटा ट्रायंगल, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है बीटा और इंटीरियर है आर प्लस गामा, तो आप लिख रहे होंगे बेटा कि बीटा एक्सटीरियर एंगल है और आर प्लस गामा ये एक्सटीरियर एंगल है। तो यहां से आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा बीटा माइनस गामा, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। फर्स्ट केस को याद रखो, I इक्वल टू आर होता है, तो आप यहां पे लिखो सिंस I इक्वल टू आर, तो आप लिख रहे होगे अल्फा प्लस गामा इक्वल टू बीटा माइनस गामा। अब गामा गामा एक तरफ कर लो, अल्फा बीटा एक तरफ कर लो, इधर जाएगा तो बेटा 2 गामा बन जाएगा और यहां रहेगा बीटा माइनस अल्फा। अब यहां पे फिर से वही स्टेटमेंट्स दोबारा से आप लिखिए, सारी कहानी रिपीट टेलीकास्ट लगा दीजिए और कहिए कि सिंस M is very close to P, hence rays are coaxial, रेज coaxial होने के साथ एंगल्स आर स्मॉल। एंगल्स कैसे हैं? स्मॉल। अब जब भी कभी एंगल्स स्मॉल होंगे तो हम कहेंगे कि जो अल्फा है वो अपने tan अल्फा के बराबर, जो अपना बीटा है वो अपने tan बीटा के बराबर, जो अपना गामा है वो अपने tan गामा के बराबर, ये रहेगा। क्लियर? आओ देखो डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में क्या है, बस ये जो इक्वेशन लिखी है इसी में tan अल्फा tan बीटा tan गामा लगा देना है। हम लिख रहे हैं बेटा 2 tan गामा इक्वल टू tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब tan अल्फा tan बीटा tan गामा की वैल्यूज डालनी है। tan अल्फा देखो बेटा परपेंडिकुलर तुमने बनाया नहीं था यार, तो परपेंडिकुलर बनाओगे तभी तो 90 डिग्री का ट्रायंगल मिलेगा, और जब 90 डिग्री का ट्रायंगल मिलेगा तभी ना तुम कोई केस बना पाओगे। ये n हो गया, तो देखो ये परपेंडिकुलर साहब MNO ट्रायंगल में अल्फा मिल रहा है, तो tan अल्फा की जो वैल्यू लिखोगे वो परपेंडिकुलर MN अपॉन NO लिखोगे। अब tan बीटा देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल बीटा है, तो MN तो परपेंडिकुलर दिख रहा है और बेस की जगह ये दिख रहा है, इसको हम कह सकते हैं NI इक्वल टू 2। ये रहा tan गामा को देखोगे तो tan गामा में मतलब ये वाला ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो MN ही है और NC इसका बेस दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है कि आप इसे 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 काट देना चाहिए और यहां लिखा गया 2/NC इक्वल टू 1/NI माइनस 1/NO, इस प्रकार की चीज। और अब आप क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट को चेंज करें और लिखें सिंस N is very close to P, क्योंकि अगर M बहुत क्लोज है, मान लो ये M यहां लाई करता, वेरी क्लोज बोला, तो N तो बिल्कुल ही P के बगल में होता, तो चाहे दूरियां P से नापो चाहे N से नापो सब एक ही बात है। यानी कि NC जो है वो इक्वल हो जाएगा PC के, NI जो है वो इक्वल हो जाएगा PI के, NO जो है वो इक्वल हो जाएगा PO के, यानी कि जहां जहां लिखा है N वहां वहां आ जाएगा P। तो चुपचाप से अपनी इक्वेशन में हमें कर देना चाहिए 2/PO इक्वल टू 1/PI माइनस 1/PO, और यहां पर PO नहीं है, ये PC है। अच्छा 2/PC है तो इसको 1/PC/2 कर दें, यहां पे PI रहने दें, यहां पे PO रहने दें। आप देखें गौर से, जो PO है बेटा वो तो U है तो हम U लिख देते हैं। अच्छा PI को देखो, PI तो V है तो हम इसे V लिख देते हैं। अच्छा PC को देखो, PC तो देखो बेटा R है तो 1/R/2, R/2 तो F होता है, तो ये बन गया बेटा 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। कोई बच्चा कहेगा सर गलत फॉर्मूला बना दिए तो प्लस होता है, अबे साइन कहां डाला मेरे भाई, साइन तो डालो तब तो फॉर्मूला बनेगा। गौर से देखो
जहां जा रही है रियल रेस को पॉजिटिव, तो राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव। राइट में हमें मिल रहा है मेरे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी आर पॉजिटिव, और इमेज भी राइट में मिल रही है यानी वी पॉजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट मिल रहा है लेफ्ट में यानी कि यू नेगेटिव। बस इनके साइन लेते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं इनके साइन, आर पॉजिटिव, वी पॉजिटिव, बट यू नेगेटिव। अगर ऐसा है तो बस फॉर्मूला बन जाएगा 1/f पॉजिटिव, ठीक, 1/v पॉजिटिव, 1/u नेगेटिव, दिस नेगेटिव नेगेटिव becomes positive, hence the formula becomes 1/v plus 1/u। फॉर्मूला अंततः वही आने वाला है, चाहे रियल इमेज बनाओ, चाहे वर्चुअल बनाओ, चाहे कॉन्वेक्स के लिए बनाओ, चाहे कॉनकेव के लिए बनाओ, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डेरिवेशन करने का तरीका मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है, इससे छोटा मेथड आपको नहीं मिलेगा। सिमिलैरिटी मेथड भी होता है, वो सच में काफी बड़ा होता है इससे। ये बहुत छोटा और शॉर्ट ट्रिक मेथड है जिससे आप आसानी से मिरर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। स्कूल में जब आप लिखते हैं अपने स्कूल एग्जाम्स में, तो टीचर आपको परेशान करने के लिए भले ही काट सकता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में सारे टीचर्स को अलाउ करते हैं और इस मेथड का स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत शानदार मेथड है और इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, चवन्नी नहीं करती। तो आप ऐसा ना सोचें कि एनसीईआरटी में ये मेथड नहीं दिया है तो आप इसे फॉलो ना करें। ये 100% प्रूव्ड मेथड है और बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे आसानी से काम बनता है। छोटा तरीका है और बोर्ड में अच्छी तरह माना जाता है। आप इसे फॉलो करेंगे तो फायदे बढ़ेंगे। इसके बाद एक चीज आती है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को सही शब्दों में बोले, जो मैग्निफिकेशन हमारे कोर्स में है वो है बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बेटे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी हमने जब इमेज बनाई तो वो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा दिखाई दिया, ठीक। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसे डिफाइन करेंगे रेशियो ऑफ, हाइट बोल लो, लेंथ बोल लो, साइज बोल लो, एक ही बात है। ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट का रेशियो जो है वो कहला रहा है मैग्निफिकेशन। अब यहां पर कुछ छोटी बातें आपके दिमाग में सेटल करते हैं। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है। यानी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं बेटा? एनलार्ज्ड इमेज की चर्चा कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तभी तो यार 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर हम जो इमेज की बातें कर रहे हैं वो डिमिनिश्ड है। अच्छा, जरा ये बताओ मैग्निफिकेशन निकलता कैसे? तो आओ निकाल के बताते हैं। ये तो डेफिनेशन से हो गया, मैं आपको बताता हूं कि मैग्निफिकेशन का सेंस क्या और हाइट का क्या मतलब। जब भी कभी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अभी जो डेरिवेशन आपको मैंने करके दिखाई वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए थी, लेकिन अगर लेंथ ऑब्जेक्ट हो तो लेंथ कैसे रखी जाती है ऑब्जेक्ट की, वो बात आप जरूर समझें। जो बेटा हम ऑब्जेक्ट की लेंथ रखा करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा करते हैं, ऐसे रखते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए गौर से, यहां से एक रे निकालें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और उसके बाद ये रे रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर चली जाएगी, इसे भेज दीजिए। एक रे को बेटा आप निकालें, वो जा रही है पोल पर, और पोल से सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होती हुई बेटा यहां से चली जाएगी ऐसे। और जब आप इमेज बनाएंगे तो आप पाएंगे कि ये इमेज बेटा यहां बन रही है, और आप ये भी पाएंगे कि जो पर्टिकुलर इमेज है ये साइज में उससे थोड़ी छोटी। हम कहेंगे कि ये जो है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और इससे कहेंगे ये हाइट ऑफ इमेज, इस प्रकार से। और आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज ये दोनों परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब आप इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रेज के एरोज मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। और आप एक काम करिए कि ये बताइए कि ये एंगल थीटा है, तो तुरंत ही आप ये भी बताएंगे कि बेटा ये भी एंगल थीटा है। ऐसा क्यों बता रहे हैं? बताने का कारण है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर जो रे गिरती है
वो सेम एंगल फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस बनाया करती है। आई इक्वल टू आर का कांसेप्ट तो लग ही रहा है ना हर जगह, तो वो यहां पर आता है। अब आप एक काम करिए बेटा, देखिए और ये कहिए कि पोल से इमेज तक की जो दूरी, ये कि जो पोल से हमारे इमेज की दूरी है वो v है, और पोल से ही जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसे हम u कह रहे हैं। अब आप गौर से देखें बेटा, कुछ ट्रायंगल्स की बातें करते हैं। इसे बोलते हैं a, इसे बोलते हैं b, इसे बोलते हैं a प्राइम, इसे बोलते हैं b प्राइम। मुंडी की मुंडी, b का b प्राइम, पैर का पैर, a का a प्राइम। अब मैं दो ट्रायंगल्स आपको लेकर बातें बता रहा हूं, a b p न्यूज और a प्राइम b प्राइम p न्यूज। देखो a b p, a प्राइम b प्राइम p। यहां पर देखो एक एक ट्रायंगल, एक एक एंगल 90 डिग्री का है। मेरे हिसाब से ये एंगल 90 दिखाई दे रहा है और ये एंगल भी 90 दिखाई दे रहा है, और एक एंगल दोनों में करस्पॉन्डिंग थीटा दिखाई दे रहा है। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो यानी ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में सिमिलर हो, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। तो मैं काम करता हूं, इनमें hi/ho का रेशियो ले लेता हूं, मतलब ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड। तो छोटे वाले ट्रायंगल का ही बेस और बड़े वाले ट्रायंगल का भी बेस का रेशियो लेना पड़ेगा, ये डिवाइडेड बाय ये पूरा। सिमिलर ट्रायंगल लगाए, छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला इक्वल टू छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। कोई बच्चा कहेगा सर hi/ho तो मैग्निफिकेशन हुआ करता था, तो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट hi/ho, और ये वाली चीज तो आपने सर v/u निकाल कर बता दी। तो जवाब है हाँ, v/u निकाल के बता दी। अब खेल हो गया पूरा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया। पर जब आप ये देखेंगे तो इसमें कुछ एरर है, वो दूर होना चाहिए। देखो कैसे, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को, जहां ऑब्जेक्ट की मुंडी है उसे पॉजिटिव माने और इमेज को नेगेटिव माने, तो hi/ho क्या बता रहा है? गौर से देखो, hi बता रहा है कि हम नेगेटिव हैं और ho बता रहा है कि हम पॉजिटिव हैं। तो इनके कहने से मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। पर v/u से देखो तो u जो है वो नेगेटिव आ रहा है, लेफ्ट में मिल रहा है, ठीक, और v जो है वो भी नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट साइड ही मिल रहा है। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलाकर मैग्निफिकेशन कैसा बन रहा है? पॉजिटिव। और ये सारी बातें गलत है, मैग्निफिकेशन को नेगेटिव बनना चाहिए। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम जानबूझकर यहां पर एक ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पर एक माइनस लगाते हैं। इंट्रोड्यूस किया है माइनस, क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि हम चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन में साइन का कोई एरर ना रह जाए। अब क्या हुआ, गौर से देखो, फाइनल फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन बिकम्स hi/ho विद साइन इक्वल टू माइनस v/u विद साइन। अभी v और u के साइन रखने ही हैं। ये जो माइनस हमने फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस किया है, ये एक्चुअली सिर्फ इसलिए है जिससे ये एस्टैब्लिश किया जा सके कि साइन का कोई एरर नहीं है, इन्वर्टेड इज इन्वर्टेड, इरेक्ट इज इरेक्ट, उसमें कोई एरर ना आए। इसलिए हम लोगों ने ये मैग्निफिकेशन का खेल रच दिया, बता दिया, कर दिया। एकदम क्लियर, क्लियर है मेरी बात? ये मैग्निफिकेशन आ गया ना। गौर से देखो बेटा, थोड़ा सा इसका कलर टाइप चेंज कर लेते हैं, बहुत लाइट कलर है ये। आओ अच्छी बातें करें। मैग्निफिकेशन के बच्चा हमने दो फॉर्मूला पढ़े, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा hi/ho और फिर फॉर्मूला पढ़ा -v/u। क्लियर है मेरी बात? अब हम चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फोकल लेंथ के टर्म में आ जाए, तो मिरर फॉर्मूला को याद करो, 1/v + 1/u = 1/f। मुझे कोई नहीं पता कि u कैसा है, v कैसा है, f कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बस मुझे फॉर्मूले से v हटाना है। तो 1/v की वैल्यू क्या बनेगी? 1/f - 1/u। आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे? fu और ऊपर u - f, ये 1/v की वैल्यू। तो जो v की वैल्यू क्या बन गई बेटा? ये बनी फू अपॉन उफ, याद रह जाएगा, ये बनी बेटा फू अपॉन उफ। अब अपने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला पर नजर डालिए बेटा, -1/u टाइम्स v, ऐसे लिख सकते हैं, v को अलग कर लिया, v की जगह सीधी सीधी वैल्यू डाल दीजिए, -1/u इनटू ये लिखा हुआ है fu/u - f।
u ने u को मार डाला, इस माइनस को नीचे भेज दीजिए, तो लिखा जाएगा f अपॉन f माइनस u, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे और हमारा मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना। अब मैग्निफिकेशन के बच्चा आपके पास तीन फॉर्मूला आ गए। मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला आया बच्चा hi/ho, दूसरा फॉर्मूला आया बेटा माइनस टाइम्स v अपॉन u, तीसरा फॉर्मूला आया बेटा आपके पास f अपॉन f माइनस u। और अभी मैंने इनमें किसी में भी साइन पुट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि सारी वैल्यू सॉल्व होंगी साइन के साथ। आपको चाहिए कि जब आप इन्हें सॉल्व करें तो इनमें साइन पुट करें, उसके बाद ही इसे सॉल्व करें। ये था मैग्निफिकेशन। अब बारी आएगी इनके मैग्निफिकेशन के सवालों की, हम इनके क्वेश्चंस लगाएंगे मैग्निफिकेशन के। आज के लेक्चर में हमने आपको जो प्रोवाइड किया वो था डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, कॉन्वेक्स के लिए भी बनाया मैंने, कॉन्केव के लिए बनाया, कॉन्वेक्स के लिए भी बनाया। उसके बाद मैंने आपको मैग्निफिकेशन डिटेल में समझाया, उसकी डेरिवेशन समझाई, फॉर्मूला समझाया, कितने फॉर्म्स में वो फॉर्मूला हो सकता है और होता है वो आपको बताया। इसके अलावा भी फॉर्म्स होती हैं पर हमें वो काम की नहीं है। तो आज के लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड करने का समय आ गया, इससे ज्यादा डील नहीं करना है। प्रॉब्लम्स का सेशन होगा अगला वाला, वहां मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला के कुछ न्यूमेरिकल्स लगाकर आपको बताएंगे कि कैसे लगते हैं न्यूमेरिकल्स। अब कहानी क्या है भैया, आपको बाय बाय टाटा बोलने की। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन एंड अगेन। पूरे साल हमें फॉलो करिए ताकि आपके बोर्ड का सिलेबस बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पर यहाँ पर तमीज से हो सके। जो कराया जाएगा आरटी अकेडमी पे वो ही आएगा आपके पेपर में। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, पढ़ा रहा हूँ आपको आरटी अकेडमी पे। मिलते रहेंगे हर सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बहुत सारी पढ़ाई करते रहिए।